डायमेंशनल एनालिसिस से ऐसा क्या आता है भाई जो हर बार आता है और इसके बाद भी लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते? अब तो कन्वर्ट होके रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसके पहले भी यूनिट हमारे पास है। एसआई यूनिट क्या होता है ये सबको पता है, ये मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि हम लोग JEE देने वाले हैं। तो भाई एसआई यूनिट कितने होते हैं? 7 होते थे, 2 सप्लीमेंट्री होते हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू इनटू इट्स यूनिट। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हमें पता है, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट का डिफरेंस। तो ये सारी चीजें मैं मान रहा हूं कि मुझे और आपको दोनों को पता है, मुझे भी पता होना चाहिए ना। बिल्कुल, तो हमें ये पता है। और डायमेंशंस के बारे में अगर हम सुने तो हम वो क्लास में ना टीचर को बहुत बार सुन चुके हैं। MLT कुछ कुछ करता रहता है, पावर लिखता रहता है। हाँ भाई ठीक है, अब हम अप्रोच थोड़ी सी अलग लेकर चलते हैं। अब मैं बहुत ज्यादा बोर्ड लेवल पे जैसी बातें नहीं करूंगा कि यार इसको ऐसे भी करो, इसको ऐसा भी करो, ये भी स्टेप लिखो, कुछ नहीं। अब मुझे सीधे आंसर चाहिए, और आंसर अगर निकालना है तो थोड़ा सा डायमेंशन को समझ लेते हैं। क्या करा है अपन ने डायमेंशन एनालिसिस में? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के हम जिस पर डिपेंडेंसी है वो सिंबल प्लस उसकी पावर की, उसकी किस पावर पे डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल अगर मास पर डिपेंड कर रहा है तो m⁻1, अगर उसके स्क्वायर पे कर रहा होता तो m² हो जाता। तो हमने ऐसे कुछ कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले देखे हैं, जैसे मास का, जैसे मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, टेम्परेचर के लिए k या थीटा, और करंट के लिए हम लोग लिखेंगे A। ये हमारे सिंबल्स हैं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले के टर्म्स में, और ये तुम सब जानते हो। जैसे तुम लोगों ने वेलोसिटी का निकाला था, वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या चेंज वेंज की बातें छोड़ो, या तो फॉर्मूला चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, टाइम मतलब t, तो लेंथ अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया लेंथ L, टाइम हो गया t, तो L और t, और मास तो है नहीं, इसीलिए m0 L1 t-1। जनरली टीचर्स लिख देते हैं m0, लिख देना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। बट नहीं लिखा हो तो टेंशन मत लेना, ये मत कहना कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत था। ये स्क्वायर ब्रैकेट हो या ना हो, LT-1 लिखा है तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला है। ऑब्जेक्टिव में हम इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन की बातें नहीं करते हैं भाई, ठीक। सो L1 t-1, इस तरह से हमने सारे डायमेंशनल फॉर्मूले निकाले हुए थे। तो यहां पर अब आता है हमारे पास एप्लीकेशन। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शीट दी हुई है उसमें बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले दिए हुए हैं, याद से डाउनलोड कर लेना, जितने पढ़ सको याद कर सको कर लेना, क्योंकि JEE की आदत है एक ना एक क्वेश्चन डायमेंशन से या एरर वाली साइड से जरूर पूछेंगे वो आपसे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है to find the unit of a physical quantity in any system। क्या मतलब हुआ? देखो बहुत आसान है, ज्यादा काम का नहीं है, बट फिर भी सुन लो। जैसे सपोज करो मुझे पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 है एक फिजिकल क्वांटिटी का। तो अगर मैं SI में जाऊंगा, ये लेंथ है, तो SI सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो मैं क्या लिखने वाला हूं SI यूनिट को? मीटर सेकंड -1। अगर मुझसे कहा जाए नहीं आपको CGS में लिखना है इसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो वो काम बहुत आसान है। लेंथ सेंटीमीटर, टाइम फिर भी सेकंड, तो यूनिट हो जाएगी। मुझसे कहा गया नहीं भाई आपको FPS सिस्टम में जाना है, FPS फुट पाउंड एंड सेकंड। तो भाई लेंथ के लिए मेरे पास क्या है? फुट, और टाइम के लिए क्या है? सेकंड। तो ये बन जाएगी फुट पर सेकंड। तो ये मेरे पास भाई डिफरेंट यूनिट्स में लिख सकता हूं डिफरेंट सिस्टम के अंदर। ये था पहला, अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला पता हुआ तो ये था पहला एप्लीकेशन। डोंट वरी, नोट्स में सारा मिल जाएगा, डाउनलोड करके एक बार जरूर देख लेना। अब आते हैं हम एप्लीकेशन नंबर 2 की तरफ। तो सेकेंड एप्लीकेशन हमसे कहता है कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सल कांस्टेंट या कोएफिशिएंट की डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बहुत आसान है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि यहां पर जितने यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, प्लैंक कांस्टेंट है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, स्टीफेंस कांस्टेंट है,
वीन्स कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं हमारे पास ये। और ये सब के अगर फॉर्मूले याद हैं तो तुम्हारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम ड्राइव कर सकते हो। याद करना बहुत भारी काम है, हो जाए तो बेस्ट है। JEE के लिए याद हो जाए वो बेस्ट है, बट याद होना बहुत मुश्किल है, चांसेस एरर के बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या करो, जल्दी से वो फॉर्मूला याद करो जिसमें वो आता है। कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट कोई इन्होंने 2014 में पूछा था, उसके बाद फिर म्यू पूछा था, अब जी के बारे में भी पूछ सकते हैं। ऐसा 1-2 क्वेश्चंस इसी साल जनवरी वाले अटेम्प्ट में भी आए हैं, जो शीट मिलेगी उसमें वो मिल जाएंगे तुम्हें। तो भाई आराम से, सबसे पहले मुझसे कहा गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं 2, जैसे मुझसे कहा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। फॉर्मूला हम सबको पता है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। अब G F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, मुझे क्या चाहिए थी, डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F mlt-2, रेड डालो, 4 बार बोल देना, F इज इक्वल्स टू mlt-2। डिस्टेंस है तो L, मगर स्क्वायर है तो 2, मास के लिए m, फिर दूसरे मास के लिए m से m कैंसिल, इस m को ऊपर लेकर गए, m-1 L2 L1 तो L3 t-2 1 3 2, ये मेरे पास आ गया m-1 L3 t-2 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर G। अब मेरे पास आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV, ईटा इज इक्वल्स टू F अपॉन 6 पाई ईटा RV, ईटा तो यही है तो RV यहां आ गया। जैसे ही डायमेंशन रखेंगे, फोर्स का रखा, वेलोसिटी का रखा, डिस्टेंस का रखा, क्योंकि रेडियस मतलब लेंथ तो L होगा। जैसे ही रखूंगा मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m1 L-1 t-1। और भी ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो PDF है उसमें दिया हुआ है, याद से प्रिंट आउट लेकर घोंटना शुरू कर दो। एक क्वेश्चन डन बनना चाहिए इस सेक्शन से, डायमेंशन एनालिसिस या एरर से एक क्वेश्चन आना पक्का है आपके एग्जाम में। चलिए तो बढ़ते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, और थर्ड एप्लीकेशन कहता है कि आप एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में बड़े आसानी से डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके कर सकते हैं। भाई बोर्ड के काम का था, कॉम्पिटिटिव के काम का नहीं है। अगर होगा तो तुम आसानी से कन्वर्ट कर ले जाओगे, आसान है, एक बार उसको देख लेना जो PDF दी हुई है। मैं सीधे टू द पॉइंट चलता हूं फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ, और फोर्थ एप्लीकेशन कहती है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। एक तरह से हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी हो गया, जो 2 टर्म्स ऐड हो रहे हैं उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, जिससे आप इक्वेट कर रहे हैं उसका डायमेंशन भी उन टर्म्स के डायमेंशंस के इक्वल होना चाहिए। और अगर ये है तो फिर हम आसानी से उस करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन पर कमेंट कर पाएंगे। देखते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और ये डायमेंशनल करेक्टनेस क्या कहना चाह रहा है। तो एप्लीकेशन नंबर 4 हमसे कह रहा था, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी हमसे कुछ ऐसे ही कहता है कि भाई डायमेंशनली सारी यूनिट्स के जो डायमेंशंस हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटीज या सारी टर्म्स जो एक एक्सप्रेशन में आ रही हैं, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होना चाहिए। यानी कि v का डायमेंशनल फॉर्मूला, u का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड at का डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे यार कभी सुना है क्या तुमने स्पीड को डिस्टेंस से ऐड कर दिया हो? नहीं कर सकते ना, एक स्पीड को दूसरी स्पीड के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। वैसे ही अगर ये दोनों डायमेंशनली सेम होंगे तभी तो ये सेम फिजिकल क्वांटिटी को बताएंगे। कभी ऐसा देखा कि कैलकुलेशन कर रहे हैं हम टाइम की, फॉर्मूला है टाइम पीरियड का और निकल के आ गया डिस्प्लेसमेंट? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब है जो इस साइड है, जो डायमेंशंस इन टर्म्स की इस तरफ है, वही उसके इक्वेट वाली क्वांटिटी होगी। यानी अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, तभी तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो इक्वल होके आएगा वो भी तो वेलोसिटी आएगा ना, तभी तो मैं इक्वेट कर सकता हूं। यही कहना चाह रहा है कि भाई डायमेंशनल, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। और अगर इन सब, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी m0 L t-1, इनिशियल वेलोसिटी u, ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है।
सो m0lt माइनस 1, एक्सेलरेशन a, टाइम t, एक्सेलरेशन का क्या होता है m0lt माइनस 2। ये थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा चार्ट बना के घोंट डालोगे, बेसिक कर लो, जैसे लेंथ कर लो, वेलोसिटी कर लो, डिस्प्लेसमेंट कर लो, एक्सेलरेशन कर लो, फोर्स करो, मोमेंटम कर लो, वर्क कर लो, पार कर लो, एनर्जी का फॉर्मूला कर लो। वैसे वर्क और एनर्जी सेम हो जाएंगे, तो ऐसे कुछ बेसिक याद कर लो, उससे ये बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो, तो एक्सेलरेशन m0lt माइनस 2, टाइम का हो गया t, मल्टीप्लाई किया m0lt माइनस 1, m0lt माइनस 1, m0lt माइनस 1, m0lt माइनस 1, सबके डायमेंशन सेम है और इक्वल वाले का भी जो हो रहा है वो सेम है, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका यूज कैसे न्यूमेरिकल बनाने में किया जाता है वो देखो भाई। क्या है ये, v इज इक्वल्स टू pt प्लस q बाई टी स्क्वायर, कितना आसान है। और मुझसे ये बोला p और q के डायमेंशंस बताइए, या p और q की यूनिट भी मांग सकता है वो मुझसे। तो भाई डायमेंशन निकालना है या यूनिट निकालनी है मुझे p की, तो मुझे एक ही चीज पता है, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो v का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा pt का भी वही होगा, q बाई टी स्क्वायर का भी वही होगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे p और q के डायमेंशंस चाहिए हैं। तो भाई इन दोनों को पहले इक्वेट कर दो, वेलोसिटी और pt। क्यों, क्योंकि q के साथ भी कर सकता हूं बट q तो मुझे पता ही नहीं है। तो pt और v को जैसे ही इक्वेट किया, v आ गया m0lt माइनस 1, pt, p को p लिखा, t टाइम था तो कैपिटल T, ये t डिवाइड में आके सॉल्व हो गया, आंसर आया m0lt माइनस 2। वो ये बोल सकते हैं ये p जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैच हो रहा है, तो भाई ये एक्सेलरेशन के साथ मैच हो रहा है। कॉम्पिटिटिव में नो लिमिट, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए भाई जोड़ना सीखना, ठीक है। यहां पर ये मत बोलना एंड में बाबा जी वैसा कुछ नहीं दिख रहा था, भाई यहां पे तुम्हें देखना पड़ेगा। पढ़ हम सब रहे हैं, दिमाग हम सब जगह लगा रहे हैं, बट एट द एंड आप हो जो उस 3 घंटे में ठंडे दिमाग से सॉल्व करने वाले हो। अब आ जाते हैं हम v को इक्वेट करते हैं q बाई टी स्क्वायर के साथ। जैसे ही हमने v को इक्वेट किया q बाई टी स्क्वायर से, अगेन v वेलोसिटी m0lt माइनस 1, q सेम है, t स्क्वायर कैपिटल T स्क्वायर, सॉल्व किया, ये आ गया m0lt टू दी पावर 1। ये आ गए मेरे पास डायमेंशंस ऑफ p, डायमेंशंस ऑफ q, बहुत आसानी के साथ। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, पहले इतना समझ में आ जाना चाहिए था और मुझे उम्मीद है आ गया होगा। फिर से बता देता हूं, इन सब के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखना अगर कोई दिक्कत आए तो चलते हैं एप्लीकेशन नंबर 5 की तरफ, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ रिसर्च टूल वी यूज डायमेंशनल एनालिसिस, और वो रिसर्च टूल क्या कहता है। तो एप्लीकेशन नंबर 5 मतलब एज अ रिसर्च टूल हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो लेते हैं 2019 जनवरी का एक क्वेश्चन और इस एप्लीकेशन का यूज देखते हैं। अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये था, एक्सप्रेस टाइम इन टर्म्स ऑफ जी एच एंड सी। अगर जी एच और सी के टर्म्स में मुझे टाइम को एक्सप्रेस करना है तो ये तो मेरे लिए कुछ नया हो गया ना भाई। रिसर्च कर डाली कि भाई टी कैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, या प्लैंक कांस्टेंट पे, या स्पीड ऑफ लाइट पर। यार ये मानना पड़ेगा कि तुम्हें पता है और मुझे पता है कि तुम्हें पता है। भाई जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एच का और सी का नहीं पता हो तो तुरंत निकालो। इसके बाद हमने मान लिया कि टाइम जो है वो जी, एच और सी पर डिपेंड कर रहा है, तो जी की पावर हमने ले लिया x, एच की पावर हमने ले लिया y, सी की पावर हमने ले ली z। ये x y z हमें नहीं पता किस पर डिपेंडेंसी है, कितनी, अभी इस पर बाद में बात करेंगे। तो ये आ गया मेरे पास t की पावर, यस। अब मैंने सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले रख दिए, प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो कांस्टेंट आया, भूल जाओ। टाइम के लिए m0 L0 t1, g के लिए m-1 L3 t-2 टू दी पावर x, h के लिए m1 L2 t टू दी पावर -1 टू दी पावर y, और c स्पीड है m0 Lt-1 की पावर z। अब क्या किया, यहां पर देखो m की पावर -1 इंटू x यानी -x, m की पावर 1 इंटू y यानी कि m टू दी पावर y, और यहां तो 0 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरे पास क्या आ गया, m टू दी पावर -x प्लस y।
आ गया मेरे पास। जैसे ही आया l की पावर 3x, l की पावर 2y, l की पावर z, तो l की पावर आ गया 3x प्लस 2y प्लस z। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। और जैसे ही मैंने t की देखा, t की पावर माइनस 2x, t की पावर माइनस y, t की पावर माइनस z, तो जब सॉल्व करा तो ये आया t टू दी पावर माइनस 2x माइनस y माइनस z। अब कुछ मत करो, m की पावर यहां 0 है और अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब है यहां पर माइनस एक्स प्लस वाई का सम 0 के बराबर होना चाहिए। इक्वेट कर दिया। फिर l की पावर 0 है, यहां क्या है 3x प्लस 2y प्लस z। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो ये l की पावर 0 यानी इन सब का सम 0 के बराबर होना चाहिए। और यहां पर भी सेम कंडीशन हमने अप्लाई कर दी z के साथ। भाई जैसे ये इक्वेशन आई, तुम सबको एलिमिनेशन मेथड लगाना आता है, जुगाड़ ये लगा के रखी हुई है। x y z को अपन ने सिंपली यहां से x इज इक्वल टू y आ गया, इसमें रख दिया, दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर दिया। x y z, x की वैल्यू आ रही है 1/2, y की वैल्यू आ रही है 1/2, z की वैल्यू आ रही है -5/2। जैसे ही मैंने यहां रखा, माइनस था, भाई नीचे ले जाओ और सब में 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा, तो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया। g की पावर 1, h की पावर 1 और c की पावर 5। क्यों? क्योंकि मैंने 1/2 कॉमन ले लिया। c की पावर नेगेटिव थी तो 1 अपॉन में चला गया, 1/2 है तो मैंने रूट लगा दिया। ये ऑप्शन ऐसा था एग्जाम में। क्यों इतना कैलकुलेट कर रहे हो बाबा जी? क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन ऐसा था। बट अब आता है बाबा जी का बूटी टाइम। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए बूटी ये ले जाओ कि तुम्हें गलती से भी इतना सॉल्व नहीं करना है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन में जी, एच और सी, जिसमें भी जी, एच और सी की जो भी पावर दी हुई है, आपकी 3 इक्वेशंस बन गई हैं। आप उन 3 इक्वेशंस में जो भी g की पावर होगा आपने क्या लिया है वो x, वो हो गया आपके लिए x। जो भी h की पावर में होगा वो आपके लिए हो गया है y। जो भी c की पावर में होगा वो हो गया है आपके लिए z। तो जल्दी से वहां से x y z उठाओ, चारों ऑप्शन देखो, बहुत आसानी से हो जाएगा काम, पहले और दूसरे में ही हो जाएगा काम। और इन इक्वेशंस में रखकर देख लो, अगर दो फॉर्मूले, कोई भी 2 इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है उन वैल्यूज से, इसका मतलब वही आंसर है। इतना सारा फर्जीवाड़ा करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? ऑप्शन से उठाओ x y z की वैल्यूज, ऑप्शंस जो दिए होंगे उन ऑप्शंस को अच्छे से देखना, वहां से जो वैल्यूज मिलेंगी वो वैल्यूज इन इक्वेशन में सेटिस्फाई कर लो, आंसर जल्दी आ जाएगा इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस। तो भाई जल्दी से ये तो नोट कर ही लो, बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। तो भाई आपने ले लिया है स्क्रीनशॉट, जल्दी से ये जो चीजें रिवाइज करी हैं इनको दोबारा रिवाइज करो। नीचे एक पीडीएफ दी हुई है क्वेश्चंस की, कोशिश करो उसे प्रैक्टिस करने की। उनके कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हो।